सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। इस तालीमी यूट्यूब चैनल पर एमफिल पीएचडी के हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन के लिए वीडियो का ये सिलसिला शुरू किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमफिल का सिनॉप्सिस किस तरह तैयार करें, पीएचडी का सिनॉप्सिस किस तरह तैयार करें, मज़मून किस तरह कलमबंद करना चाहिए, या फिर बीए और एमए में प्रोजेक्ट वर्क किस तरह कंप्लीट करना चाहिए, इस बाबत मुसलसल सवालात पूछ रहे थे। इसलिए ये सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मुकम्मल तौर पर बताएंगे कि किस तरह से मकाला तहरीर करना है, रिसर्च पेपर को कलमबंद करना है, या फिर एमफिल और पीएचडी का सिनॉप्सिस और मुकम्मल थीसिस किस तरह से लिखना है। हमारा ये मुकम्मल सिलसिला मेरी एक किताब मकाला निगारी के मराहिल, जो कि मालेगांव किताब मेले में सन 2017 में मंजर शहूद पर जलवागर हुई थी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़े बड़े उदबा और शोरा के ज़रिए से किताब का इजरा अमल में आया था। किताब का नाम है मकाला निगारी के मराहिल। ये किताब मबनी है एमफिल, पीएचडी और नेट सेट और मारूजी इम्तिहानात के लिए बुनियादी माखज़ के तौर पर। इस किताब का एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यानी कि प्ले स्टोर पर इस किताब का नाम है मज़मून लिखना सीखे, जिसके लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होंगी। इस किताब को आप मुफ्त में डाउनलोड करके घर बैठे मोबाइल से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये सिलसिला, जिसमें हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि तहक़ीक़ कहते किसे है। जैसे एमफिल या पीएचडी, ये तहक़ीक़ का मरहला है, तहक़ीक़ करना है। जो उन्वान मुतय्यन किया जाता है उसके हवाले से एक तहक़ीक़ का अमल शुरू हो जाता है, और आखिर में थीसिस में माहसल के तौर पर बहुत सारी अहम बातों को हम निगरा के ज़रिए से सुपुर्द किरतास करते हैं और अवाम व ख़वास के सामने पेश करते हैं। तो तहक़ीक़ का लफ्ज़ी माना होता है पैदाइश के, या फिर पैदा करने के, या वजूद में लाना, तसनीफ़ करना, इख्तिरा करना, ईजाद करना। तहक़ीक़ दरअसल हक़ की नक़ाब कुशाई का काम है, यानी कि मुख्तलिफ़ पर्दों में छुपी हुई सच्चाई को तलाश करना, उसे ढूंढना, उसे इहाते तहरीर में लाना और अरबाब इल्म व दानिश के सामने पेश करने का अमल तहक़ीक़ कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि मालूम हक़ाइक़ के ज़रिए से नामालूम बातों का इदराक करना, ये अमल तहक़ीक़ कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लीजिए, जिन बातों का हमें इल्म है उन मालूम बातों के दरमियान छुपी हुई सच्चाई को तलाश करना, उसकी पहचान करना, छुपे हुए गोशों को उजागर करना, यह अमल तहक़ीक़ का फ़न या तहक़ीक़ का अमल कहलाता है। तहक़ीक़ और तनकीद का एक बाहमी रिश्ता है, दोनों एक दूसरों के लिए लाजिम व मलजूम है। जिस तरह तहक़ीक़ का माना पैदाइश, वजूद में लाना, इख्तिरा करना, तसनीफ़ करना, मारिज़े वजूद में लाना ये होता है, उसी तरह तनकीद का मानी ये होता है खरे खोटे में परख करना, अच्छे बुरे में इम्तियाज़ करना, किसी चीज़ को परखना, किसी कसौटी पर उसकी जांच करना, इस बात का पता लगाना कि वो चमकने वाली चीज़ हकीकत में सोना है या उस पर पीतल के बर्तन पर सोने की मुलम्मा कारी की गई है, यानी हकीकत की तलाश करना। लुग़वी एतबार से यानी लुगत के एतबार से तनकीद के माना होते अच्छे बुरे में तमीज़ करना, खरे खोटे में इम्तियाज़ करना। लेकिन इस्तिलाही माना यह है कि किसी भी फ़न पारे की कद्र कीमत का तयन करना, किसी भी फ़न पारे की अहमियत को उजागर करना, उसके मकाम व मर्तबे का लिहाज करना, उसके मकाम व मर्तबे का तयन करना, यह अमल तनकीद कहलाता है। तो तहक़ीक़ की तारीफ़ भी आपने सुन ली है, तनकीद की तारीफ़ भी आपने समाअत कर ली है। अब आ जाइए वापस से तहक़ीक़ की तरफ। तहक़ीक़ ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है
इसके लुग़वी माना खोज, परख, तफ्तीश, जांच वगैरह के हैं। अंग्रेज़ी में इस लफ्ज़ को रिसर्च कहा जाता है। री मतलब दोबारा, सच मतलब तलाश, दोबारा तलाश करना। वही बात मालूम हकीकत में से, मालूम हकीकतों के दरमियान से नामालूम बात का इदराक करना रिसर्च यानी कि तहकीक कहलाता है। रॉबर्ट रॉस के मुताबिक ये फ्रांसीसी लफ्ज़ रिसर्चर से निकला है, जिसके माना पीछे जाकर तलाश करने के है। यानी माजी में जो कुछ हो चुका है उन माजी के झरोकों से हाल के शामियाने का तयन करना, ये तहकीक का अमल है। तहकीक की बहुत सारी अक़साम है, यके बाद दीगरे आज की इस पहली वीडियो में उन तमाम रिसर्च की टाइप्स को हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तज्ज़ियाती तहकीक। ये तहकीक साइंसी उलूम में इस्तेमाल की जाती है। साइंसी उलूम का तज्ज़िया करना, उसका मुशाहिदा करना, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से, तज्ज़ियाती अमल के ज़रिए से जो तहकीक की जाती है उसे तज्ज़ियाती तहकीक कहते हैं। इत्तलाक़ी तहकीक, जैसा कि इस्तिलाही से ज़ाहिर है कि तहकीक बागबानी या ज़राअत के शोबाजात से मुताल्लिक़ है। शुमारियाती तहकीक, इसके लफ्ज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदाद व शुमार पर मबनी ये तहकीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर 10 सालों में मरदमशुमारी जो की जाती है आदाद व शुमार पर मुश्तमिल होती है। इसे आप शुमारियाती तहकीक का नाम दे सकते हैं। जैसे हम मालेगांव की अगर बात करते हैं, मालेगांव में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स, अस्थमा के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। शुमारियाती तहकीक, उसके असबाब क्या है, उसके वजूहात क्या है, हमारे यहाँ का माहौल क्या है, माहौल में क्या चीज़ें पाई जाती है, हवा है, पानी है, सेहत व सफाई का इंतज़ाम है। तो ये सब कुछ जो डेटा होगा, जो बुनियादी माखज़ होगा, वो आदाद व शुमार पर मुश्तमिल होगा। ऐसी तहकीक को शुमारियाती तहकीक कहा जाता है। उसके बाद चौथी तहकीक है अदबी तहकीक। इस तहकीक का ताल्लुक़ अदब से है। अब अदब क्या है? अदब की बहुत सारी तारीफ़ बयान की गई। लिटरेचर को अदब कहा जाता है। अदब यानी बेहतरीन ख़यालात, बेहतरीन अफ़कार, बेहतरीन तसव्वुरात, बेहतरीन नज़रियात को बेहतरीन लफ्ज़ों में, बेहतरीन शक्ल व सूरत में पेश करने का अमल अदब कहलाता है। यानी जो कुछ भी ख़यालात आ रहे हैं उसे जामियत के साथ पेश करना, ये अदब है। अदब की बहुत सारी इस तारीफ़ें हैं, बहुत सारी उसके हवाले से मुहक्किकीन ने तारीफ़ें बयान की, आप देख सकते हैं। लेकिन अदब पर जो तहकीक की जाती है वो अदबी तहकीक कहलाती है। हमारे उर्दू ज़ुबान और अदब का ताल्लुक़ इसी तहकीक से होता है, जिसमें हम लिटरेचर पर वर्क करते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर है सनदी तहकीक। सनदी तहकीक नाम से ज़ाहिर है कि किसी इदारे के ज़ेर निगरानी की जाने वाली तहकीक, जैसे डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी, पीएचडी की तहकीक, एमफिल की तहकीक, ये हम रिसर्च सेंटर के अंडर में या यूनिवर्सिटी के अंडर में करते हैं, जिसकी तकमील पर, जिसके मुकम्मल होने पर यूनिवर्सिटी हमें एक डिग्री से नवाजती है, एक एज़ाज़ का काम होता है, एक मान सम्मान दिया जाता है। तो ऐसी तहकीक सनदी तहकीक कहलाती है। जबकि नंबर 6 पर है गैर सनदी तहकीक। इस तहकीक में मुहक्किक किसी इदारे की निगरानी के बगैर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा पीएचडी का थेसिस अनकरीब सबमिट होने वाला है, मुझे पीएचडी की डिग्री अवार्ड कर दी जाएंगी। उसके बाद जो मैं तहकीक करूँगा मुख्तलिफ़ अनावीन पर, मुख्तलिफ़ शोबाजात पर, मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब पर, अब मुझे किसी यूनिवर्सिटी के अंडर दोबारा पीएचडी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेरी तहकीक होंगी वो गैर सनदी होंगी, वो बज़ात ख़ुद होंगी। वो तहकीक मंजर आम पर आएंगी, उसे एवार्ड मिलेगा, उसे रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन चूँकि वो किसी इदारे की ज़ेर निगरानी पाए तकमील को नहीं पहुँच रही है, इसलिए ऐसी तहकीक को गैर सनदी तहकीक कहा जाता है। उसके बाद नंबर 7 पर है तकाबुली तहकीक। तकाबुल करना, जैसे मवाज़ने अनीस व दबीर, दोनों मरसिया गो शायर है, अनीस भी दबीर भी, दोनों का तकाबुली जायज़ा लिया गया है। तो इस तहकीक में कोई भी
दो मुख्तलिफ किस्म की अशिया के दरमियान तकाबुल किया जाता है, कॉम्परेटिव स्टडी की जाती है। जैसे दो निज़ाम तालीम, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल बोर्ड का, दोनों में क्या तफावत पाया जाता है, दोनों की क्या अहमियत है, दोनों की क्या खासियत है। अगर दो बोर्ड पर मुश्तमिल स्टडी की जाए, उनकी कॉम्परेटिव स्टडी की जाए, तो ऐसी तहकीक को तकाबुली तहकीक कहा जाता है। उसके बाद नफ्सियाती तहकीक, इससे मुराद किताबों के मुसन्निफीन के रुझानात और उनकी नफ्सियात का मुतालिया करना है। अब नफ्सियाती तनकीद आपको पहले समझनी होगी। नफ्सियाती तनकीद, सिगमंड फ्राइड को आपको देखना होगा, जोंग का मुतालिया आपने करना होगा, एडलर, यही तीन तो नफ्सियाती तहकीक के बाबा आदम कहलाते। सिगमंड फ्राइड, इसी ने नफ्सियाती तनकीद को पेश किया है। उसका शागिर्द था एडलर, उसका शागिर्द था जोंग। सिगमंड फ्राइड ने तहलील नफ्सी का नज़रिया पेश किया था कि नफ्स में मौजूद हक़ाइक़ को जानना, पहचानना, उसके दिमाग में मौजूद सरबस्ता राजों को पहचानना। इंसानी दिमाग क्या है? एक होता है शऊर, दूसरा होता है लाशऊर। शऊर जिसमें हम अज़ खुद बातों को याद करते हैं। लाशऊर जो बुराइयाँ है, जो खामियाँ है, जो ख़राबियाँ है, जिसका इजहार हम सोसाइटी में नहीं कर सकते, लेकिन वो अगर हम में मौजूद है तो लाशऊर का हिस्सा होती है। बाज़ बातें जो हम चाह कर भी नहीं बोल सकते, इसीलिए वो हमें ख्वाब की सूरत में नज़र आते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारे सोने के साथ हमारा शऊर भी सो जाता है, और जब शऊर सो जाता है तो लाशऊर को एक वसी मैदान मिल जाता है खेलने के लिए, कूदने के लिए, और अपने आप को जाहिर करने के लिए। तो वो बातें, वो सोच, वो ख़यालात जिसका इजहार हम शऊरी तौर पर नहीं कर पाते हैं, लाशऊरी मैदान से निकल कर वो हमें ख्वाब की सूरत में नज़र आते हैं। उसके बाद एक तबका और होता है हमारे दिमाग में, जिसे कहा जाता है तहता शऊर, जो हमारे शऊर के मातहत होता है। तो खैर, ये तनकीद के दबिस्तान को हमने जब पढ़ा था वहाँ पर तफसील के साथ बताया था। आप हमारे तनकीद की वीडियोस को देखने की कोशिश करें, जहाँ पर हमने तफसील के साथ इन रुझानात को पेश किया था। यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि किताबों के मुसन्निफीन के रुझानात और उनकी नफ्सियात का मुतालिया करना। जैसे किसी राइटर ने किताब लिखा, किताब तहरीर की, अब वो कौन से अहवाल थे, वो कौन से असबाब थे, वो कौन सा अहद था जिसने उस राइटर को मजबूर किया कि उन अफकार व ख़यालात को सुपुर्द कलम किया जाए। उसकी नफ्सियाती पहलुओं का तज्ज़िया किया जाता है नफ्सियाती तहकीक में। उसके बाद देख लीजिए 9 नंबर पर है तहज़ीबी तहकीक। इसमें किसी भी मुआशरे की तहज़ीब को मलूज़ खातिर रखा जाता है और फिर तहकीक की जाती है। जैसे हड़प्पा की तहज़ीब, मोहनजोदारो की तहज़ीब, ख़ुद हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब, हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की सकाफ़त, हमारे आसपास के माहौल, हमारी रसूमात, ये सब कुछ तहज़ीबी तहकीक का हिस्सा है, जिसमें तहज़ीबी अनासिर पर रिसर्च की जाती है, उसे तहज़ीबी तहकीक कहा जाता है। 10 नंबर पर आती है तारीख़ी तहकीक। इसमें तारीख़ी कुतुब और तारीख़ असनाफ़ अदब के मुतालिक बहस की जाती है। अब ये हिस्टोरिकल रिसर्च तारीख़ी एतबार से भी हो सकती है और ज़मानी एतबार से भी हो सकती है। ज़मानी एतबार से किस तरह से? उर्दू अदब में वली दक्नी को पहला साहब दीवान शायर कहा जाता था, लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में तहकीक की गई, रिसर्च की गई और ये बात सामने आई कि पहला साहब दीवान शायर वली दक्नी नहीं बल्कि कुली कुतुब शाह है। अब कुली कुतुब शाह को पहला साहब दीवान शायर कहा जाता है। कुली कुतुब शाह जिसे 12 प्यारियों का इमाम कहा जाता है, कुली कुतुब शाह जिसने अपनी शायरी में 17 तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। बसंत पर, रंग पर, होली पर, दिवाली पर, शब बरत पर, ईद पर, मुख्तलिफ त्योहारों पर उन्होंने अशार कलमबंद किए हैं। तो ये तारीख़ी तहकीक है। अव्वलियत का सहरा जो कभी वली दक्नी के सर सजता था, वो निकाल कर कुली कुतुब शाह के सर बांध दिया गया। तो ऐसी तहकीक को तारीख़ी तहकीक कहा जाता है। उसके बाद उलूम में बलागत व शेरी तहकीक। इसमें शेरी इस्तिलाहात पर तहकीक की जाती है।
और शेरी औज़ान को मौज़ूए बहस बनाया जाता है। सनाए बदाए का इस्तेमाल, सनाए लफ्ज़ी, सनाए मानवी, महजूब बहरे है, सालिम बहरे है, कौन सा औज़ान है, किस वज़न को घटाया गया है, किन शायरों की ज़मीनों पर अपने तख़य्युलात की दुनिया को हमवार किया गया है, ये सब कुछ देखा जाता है उलूम बलागत व शेरी तहकीक में। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप औज़ान सीखना चाहते हैं, अगर आप बहरों को सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताने की कोशिश करें। शायरी के लिए जो उसूल व ज़वाबित है उसे भी हम अगले सिलसिले में आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 12वें नंबर पर है लिसानी तहकीक। इस किस्म की तहकीक में ज़ुबान पर तहकीक की जाती है। मिसाल के तौर पर उर्दू ज़ुबान, नसीरुद्दीन हाशमी का यह मानना है कि उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई। महमूद शेरानी का यह ख्याल है कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई। कोई उड़ीसा में कहता है, कोई दिल्ली में कहता है, कोई नवाए दिल्ली में कहता है। इसी एतबार से बहुत सारी लिसानियाती किताबें आप पढ़ सकते हैं। दक्कन में उर्दू, पंजाब में उर्दू, कश्मीर में उर्दू, बिहार में उर्दू, उड़ीसा में उर्दू, मुख्तलिफ नज़रियात है। ऑलरेडी लिसानियात पर हमारे चैनल पर 20 से ज़ायद लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। यहाँ ये बताना मकसूद है कि लिसानियात यानी लिसानी एतबार से जो तहकीक की जाती है किसी भी ज़ुबान पर, वो तहकीक लिसानी तहकीक कहलाती है। उसके बाद बैनुल उलूमी तहकीक। बैनुल उलूमी तहकीक से मुराद क्या है? इसमें उर्दू अदब का दूसरे उलूम के साथ तकाबुल किया जाता है। तकाबुल, कॉम्परेटिव स्टडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे जो रिसर्च गाइड है डॉक्टर शरफुन नहार साहिबा, बड़ी अजीम शख्सियत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर अपनी खिदमात अंजाम दिया करते थे। बाद में सूबे महाराष्ट्र में प्रमोशन लेकर आए। उनका जो पीएचडी का मकाला है, उर्दू अदब की असनाफ का तर्जुमा जो मराठी ज़ुबान में किया गया है, तो उर्दू अदब और मराठी अदब का उन्होंने तकाबुल किया है। तो दो इल्म पाए जाते हैं, मराठी अदब, उर्दू अदब। तो बैनुल उलूमी तहकीक का फरीज़ा उन्होंने अंजाम दिया है। तो इस किस्म की तहकीक बैनुल उलूमी तहकीक कहलाती है। उसके बाद 14वें नंबर पर जो तहकीक है, समानही व तारीख़ी तहकीक। इसमें किसी अदीब या सिन्फ के अहम तख्लीकारों के मुतालिक मुकम्मल तहकीक की जाती है। किसी भी अदब, सवाने कोई भी हो सकते, जैसे अभी 1 साल पहले कोविड के पीरियड में शमसुर रहमान फारूकी साहब का इंतकाल हुआ। उनके चंद दिनों के बाद काजी अब्दुल सत्तार साहब भी इस दुनिया से रेलत फरमा गए। उसके चंद दिनों के बाद राहत इंदौरी साहब, वो भी रुखसत हो गए। और भी फिर बहुत सारे उदबा और शोरा इन 2 सालों में हमारे दरमियान से रुखसत हुए हैं। उनकी ज़िंदगी पर, उनकी हयात पर, उनकी खिदमात पर, उनकी तख्लीक़ों पर, उनकी बायोग्राफी पर मुश्तमिल जो तहकीक होंगी वो सवानही तहकीक कहलाएंगी। तो इस एतबार से सवाने पर जो मुश्तमिल तहकीक होती है वो सवानही तहकीक कहलाती है। नंबर 15, तनकीदी तहकीक। इसमें पहले से मौजूद पुराने और मौजूद हक़ाइक़ की नए सिरे से तशरीह व तौज़ीह की जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, वली दखनी को उर्दू अदब का पहला साहब दीवान शायर माना जाता था, लेकिन बाद में तहकीक की गई, तनकीद का फरीज़ा अंजाम दिया गया। दीवान निकल कर आया कुली कुतुब शाह का सामने, और फिर कुली कुतुब शाह को उर्दू अदब का पहला साहब दीवान शायर कहा गया। ये ख्याल किया जाता है कि वली दखनी ने जब दिल्ली का सफ़र किया तो उनकी एक मुलाकात हुई थी सूफ़ी सादुल्लाह गुलशन आबादी से। उसके बाद उनकी शायरी में निखार आया, लेकिन शमसुर रहमान फारूकी साहब ने इस बात का इनकार किया है और ये दलील पेश की है कि दिल्ली वालों को इस बात का गर्रा होता है, इस बात का खुमार होता है कि जो भी अव्वलियत का सेहरा हो वो दिल्ली के बाशिंदों के सर बंधा जाए। कोई दक्कन का बाशिंदा आकर उस सेहरे को हासिल नहीं कर सकता। इस सबब से उन्होंने सूफ़ी सादुल्लाह गुलशन आबादी का वाक़या गढ़ा है। आप मिर्ज़ा गालिब के हवाले से देख सकते हैं। उनका ये कहना था कि फ़ारसी मैंने मुल्ला अब्दुल समद से सीखी, इसलिए कि जिस दौर में उन्होंने ये बात कही थी उस दौर में अगर किसी का उस्ताद ना हो तो ऐसे शागिर्दों को जाहिल माना जाता था। उन्होंने अपने आप
को बेहतर बताने के लिए या किसी और मकसद से उन्होंने इस बात का इकरार किया कि मैंने मुल्ला अब्दुल समद से फ़ारसी सीखी, लेकिन चंद सालों के बाद उन्होंने ख़ुद कहा कि मैंने फ़ारसी अज़ ख़ुद सीखी है, अपने आप से सीखी है, मैंने किसी उस्ताद का सहारा नहीं लिया। तो मौजूद हक़ाइक़ के दरमियान यानी मालूम बातों से नामालूम चीज़ों की तशरीह करना, उसकी तौज़ीह करना, ये तनकीदी तहक़ीक़ कहलाता है। अगली वीडियो में मुहक्किक के क्या औसाफ़ है, निगराह के क्या औसाफ़ है, उन तमाम बातों को यके बाद दीगरे हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा ये सिलसिला कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है और उसी हौसले से हम अपने इस वीडियो के सिलसिले को दराज रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।